2025 का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड, जिसमें ना कोई गोली चली ना कोई चोरी हुई, सिर्फ एक क्लिक करोड़ों रुपए गायब। पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड एक 21 साल का स्टूडेंट। लोगों के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए एक फेक ऐप बनाया गया जो हूबहू असली बैंकिंग ऐप जैसा दिखता था। बैंक को इस घोटाले पर शक न हो, इसलिए एक ऐसी डीप फेक वॉइस जनरेट की गई जिससे बैंक के कस्टमर केयर तक धोखा खा गए। करोड़ों रुपए ना कैश में था ना ही किसी सूटकेस में। असली गेम था इस ब्लैक पैसे को इंडिया से व्हाइट बनाकर बाहर निकालना। लेकिन हैकर्स की एक छोटी सी गलती और पूरे स्कैम का पर्दाफाश। 3 जनवरी 2025 विशाल नाम का एक बंदा दिल्ली के एक एटीएम से पैसे निकालने जाता है, लेकिन एटीएम जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका अकाउंट तो खाली है। तो वो नजदीकी पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन पुलिस इस केस को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लेती। लेकिन जब जनवरी 2025 में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में कई जगह शिकायत दर्ज हुई कि लोगों के बैंक अकाउंट बिना ओटीपी के खाली हो रहे हैं और धीरे धीरे ये आंकड़ा 1 से 1000 और 1000 से 12000 तक पहुंच गया, तो मजबूरन पुलिस को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। जब मामला पुलिस के बस से बाहर हो गया तो केस सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई ने पूरे स्कैम का पर्दाफाश किया। चलिए पूरी कहानी जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। हर बड़ा अपराध एक छोटे से विचार से शुरू होता है। इस साइबर घोटाले की शुरुआत भी हुई एक कमरे, एक लैपटॉप और एक जले हुए दिमाग से, जिसका मास्टरमाइंड था 21 साल का एक स्टूडेंट आरव नायर, चेन्नई का एक बेहद इंटेलिजेंट लेकिन समाज से कट चुका लड़का। आरव नायर बचपन से ही टेक्नोलॉजी में तेज था। स्कूल में हमेशा प्रोजेक्ट्स में अव्वल रहता था, लेकिन कॉलेज तक आते आते उसका झुकाव इथिकल हैकिंग से डार्क वेब की तरफ चला गया था। कोविड-19 के बाद जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तेज हुए, तभी उसने एक पैटर्न नोट किया कि लोगों को बैंकिंग के नाम पर डराना सबसे आसान है। वहीं से उसे पहला विचार आया कि अगर मैं लोगों के मोबाइल तक पहुंच गया तो उनका बैंक भी मेरा होगा। 2024 के अंत में आरव ने डीप वेब पर पुराने रिमोट एक्सेस ट्रोजन कोड्स खरीदे, उन्हें कस्टमाइज किया और बना दिया एक ऐसा ऐप जो हूबहू असली बैंकिंग ऐप जैसा दिखता था, लेकिन अंदर से एक डिजिटल पैरासाइट था। लेकिन एक ऐप से पूरी दुनिया नहीं लूटी जा सकती। उसे चाहिए थी एक ऐसी टीम जो टेक में माहिर हो और ग्लोबल नेटवर्क चला सके, जिसके लिए उसने रेडिट और टेलीग्राम के हैकर फर्म्स पर मैसेज डाले, जिससे धीरे धीरे उससे नाइजीरिया, यूक्रेन और यूएई के कुछ साइबर क्रिमिनल्स जुड़ गए। सभी हैकर्स को अपना अपना काम बांट दिया गया। कोई ऐप का यूआई बनाता था, कोई केवाईसी स्कैम के लिए फिशिंग एसएमएस तैयार करता, तो कोई क्रिप्टो वॉलेट्स में पैसे डालने का प्लान बनाता था। लेकिन सबसे मुश्किल काम था डीप फेक वॉइस जनरेट करना, जिसके लिए आरव ने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी और एआई टूल से उन्हें रियल ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट किया, ताकि उनका इस्तेमाल बैंक वेरिफिकेशन में किया जा सके। आरव जानता था कि पुलिस टेक्नोलॉजी में 5 कदम पीछे चलती है, लेकिन वो ये भूल गया कि हर एक डिजिटल फुटप्रिंट एक जीरो मिस्टेक छोड़ ही देता है। पॉइंट नंबर 2, फेक ऐप कैसे बना और लोगों तक कैसे पहुंचाया गया। यह साइबर घोटाला एक नकली ऐप से शुरू हुआ, जिसका नाम था इंडिया फास्ट केवाईसी अपडेट। इस ऐप को ऐसे डिजाइन किया गया था कि पहली नज़र में देखने पर बिल्कुल किसी सरकारी या बैंक के ऑफिशियल ऐप जैसा लगता था। इसके लिए उन्होंने डार्कनेट फर्म से कुछ पुराने बैंकिंग ऐप्स के कोड खरीदे थे और उन पर एक नया यूआई चढ़ाकर इस ऐप को बनाया गया था। एक बार इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप कुछ जरूरी परमिशंस मांगता था। जैसे ही मोबाइल यूजर ये परमिशन अलाउ करता, पूरे मोबाइल का एक्सेस हैकर के कंट्रोल में चला जाता था। लेकिन सिर्फ एक फेक ऐप बना लेना काफी नहीं था। असली गेम था लोगों तक इसे पहुंचाना और लोगों के मोबाइल में इसे इंस्टॉल करवाना, जिसके लिए आरव की नाइजीरियन टीम ने एक ऑटोमेटिक बल्क एसएमएस सिस्टम बनाया, जिससे एक ही दिन में काफी लोगों को एक साथ मैसेजेस भेजे जा सकें। और ये मैसेज कुछ इस तरह होता था: आपका केवाईसी एक्सपायर हो चुका है, इस लिंक पर क्लिक करें और तुरंत अपडेट करें। और ये लिंक होता था indiafast-kyc.online.com। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए आरव ने व्हाट्सएप ग्रुप्स, यहाँ तक कि गूगल एड्स की भी मदद ली, जिसके लिए यूट्यूब पर कुछ फेक हाउ टू अपडेट केवाईसी वीडियोस बनाए और उसी में इस ऐप का डाउनलोड लिंक डाल दिया। इस पूरे घोटाले के लिए उन्होंने भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों को टारगेट किया, जहाँ डिजिटल लिटरेसी कम थी लेकिन फ़ोन बैंकिंग ज़रूरी था। 3 हफ्तों में ये ऐप 50,000 प्लस फ़ोन में इंस्टॉल करवा दिया गया था और तब शुरू हुआ असली खेल। अब ऐप लोगों के मोबाइल में था और उनके मोबाइल का कंट्रोल हैकर्स के हाथ में था। अब हैकर्स का अगला काम था पैसे उड़ाना, वो भी बिना ओटीपी और बिना ट्रेस हुए।
पहले चोरी करने के लिए एक नकली पहचान चाहिए होती थी, लेकिन अब बस एक नकली आवाज ही काफी है। इस घोटाले में हैकर्स ने न सिर्फ नकली ऐप बनाया, बल्कि इंसानों की ऐसी डिजिटल वॉइस भी जनरेट की जिससे बैंकिंग कस्टमर केयर तक धोखा खा गई। इस नकली ऐप में एक फंक्शन छिपा था। जब यूजर्स इस ऐप को खोलते थे तो ये ऐप ऑटोमेटिकली मोबाइल का माइक ऑन कर देता था और 5 से 10 सेकंड की नेचुरल वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कर लेता था। बाद में इसी वॉइस को एआई से जनरेट करके हैकर्स यूज करते थे। ये सिर्फ एक साइबर फ्रॉड नहीं था, बल्कि आवाजों की क्लोनिंग का लाइव डिमोन्स्ट्रेशन था। पॉइंट नंबर 3, पैसे को देश से बाहर कैसे निकाला गया। ऐप से मोबाइल कंट्रोल किए और बैंक अकाउंट हैक किए, लेकिन अब सामने थी सबसे बड़ी मुश्किल, पैसे को सेफली देश के बाहर ले जाना। ये 320 करोड़ रुपए ना कैश में था, न किसी सूटकेस में। सब कुछ डिजिटल था और डिजिटली ही देश के बाहर लेके जाना था। हैकर्स ने लोगों के अकाउंट से पैसे छोटे छोटे अमाउंट में निकाले थे, जैसे 2000 से 50,000 तक, और हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग फेक यूपीआई आईडीज में भेजा गया था जो पहले से तैयार की गई थी। ये अकाउंट्स असली लोगों के नाम पर नहीं थे, बल्कि फेक सिम कार्ड, रेंटेड बैंक अकाउंट और रिमोट गांव से डोरमेंट अकाउंट्स खरीदे गए थे जिनके नाम पर फेक यूपीआई आईडीज बनाई गई थी। इन अकाउंट्स में पैसा भेजा गया। हैकर्स ने इसके लिए पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया। इन प्लेटफॉर्म्स पर वो खुद को क्रिप्टो सेलर दिखाते थे। जैसे ही कोई बायर पैसा ट्रांसफर करता, वो अपने पास मौजूद ब्लैक इंडियन रुपीज को मैच करके बायर को रियल क्रिप्टो भेज देते थे। अब रुपए क्रिप्टो बन चुका था, लेकिन ब्लैक चेन पर भी ट्रायल छूटता है, इसलिए हैकर्स ने इस्तेमाल किया क्रिप्टो मिक्सर। क्रिप्टो मिक्सर एक ऐसा सिस्टम है जो आपके कॉइन्स को दूसरे हजारों कॉइन्स से मिलाकर फिर आपको वापस भेज देता है, जिसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता कि सोर्स क्या था। इस बात को आप कुछ इस तरह से समझिए कि 1 रुपए के सिक्के को गुल्लक में पड़े 1000 सिक्कों में डाल दिया जाए और गुल्लक को अच्छे से हिलाकर आपसे बोला जाए कि अब आप अपना 1 रुपए का सिक्का निकाल लो। अब हैकर्स के पास एक ऐसा वॉलेट था जिसमें क्रिप्टो भी था और उसका कोई सोर्स भी नहीं था। अब इन क्लीन क्रिप्टो को फॉरेन एक्सचेंज के जरिए डॉलर्स में ट्रांसफर करवा लिया गया। 320 करोड़ रुपए अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम से बाहर था और हैकर्स कहीं दूर बैठा हंस रहा था, क्योंकि उसने एक ऐसा इनविजिबल क्राइम किया था जिसका ना कोई फेस था, ना कोई फिंगरप्रिंट और ना ही कोई सीसीटीवी। अगर कुछ था तो सिर्फ डिजिटल स्मोक और वैनिस्ड मनी। लेकिन हर बड़ा हैकर एक छोटी सी गलती कर ही देता है। बस वही एक गलती और इस इंटरनेशनल सिंडिकेट का पर्दाफाश हो गया। 320 करोड़ की चोरी, हजारों लोगों के बैंक अकाउंट खाली। लेकिन सवाल सिर्फ एक था, किसने किया, कैसे किया और अब वो कहाँ है। जब पुलिस ट्रैकिंग में नाकाम रही तो केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने सबसे पहले 12,000 प्लस विक्टिम्स के मोबाइल डेटा, बैंक लॉगिन्स और कंप्लेंट्स को चेक किया और सबको एक साथ जोड़कर एक पैटर्न नोट किया कि सभी ट्रांजैक्शंस रात 1 से 4 बजे के बीच हुए हैं और सभी फोन में एक कॉमन ऐप मौजूद था जिसका नाम था इंडिया फास्ट केवाईसी अपडेट। सीबीआई ने जब मामले की जांच शुरू की तो उन्हें समझ आ गया कि यह किसी अकेले हैकर का काम नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन है जिसे अलग अलग कंट्रीज से ऑपरेट किया जा रहा है। इसी दौरान सीबीआई को एक प्राइवेट क्रिप्टो एक्सचेंज में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट हुई कि एक इंडियन आईपी में बार बार $US डिपॉजिट और विड्रॉल हो रहा था और केवाईसी में जो आधार डाला गया था वो अकाउंट से मिसमैच भी कर रहा था। सीबीआई ने तुरंत आईपी को ट्रेस किया और ट्रैकिंग करते हुए चेन्नई के एक घर पर पहुंची और वहीं पर मौजूद था इस घोटाले का मास्टरमाइंड आरव नायर। दरअसल ये गलती ऐसे हुई कि हैकर्स हर बार अकाउंट लॉगिन करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते थे, जिससे आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं होता था। लेकिन आरव नायर से गलती ये हुई कि लॉगिन करते वक्त उसका वीपीएन डिस्कनेक्ट हो गया और आरव ने इस बात को नोटिस नहीं किया। सीबीआई ने तुरंत डिजिटल सर्वाइलेंस शुरू कर दिया और उन्हें आरव के घर से 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल और कुछ सिम कार्ड्स बरामद हुए। जब लैपटॉप की फोरेंसिक रिपोर्ट से आरव के चैट्स निकाले गए तो कुछ इंटरनेशनल हैकर सामने आए। सीबीआई ने तुरंत इंटरपोल को अलर्ट किया और एक कोऑर्डिनेट स्ट्राइक से 3 हैकर्स यूक्रेन से, 2 हैकर्स नाइजीरिया से और 3 हैकर्स भारत के अलग अलग शहरों से पकड़े गए। सभी हैकर्स अलग अलग टाइम जोन्स में काम कर रहे थे ताकि दिन रात का फर्क रहे और ट्रैकिंग मुश्किल हो। लेकिन आरव की एक छोटी सी गलती, बिना वीपीएन के लॉगिन करना, और पूरी गैंग का पर्दाफाश। जिस टेक्नोलॉजी ने उन्हें ताकत दी थी उसी टेक्नोलॉजी ने उन्हें मात भी दे डाली। आज भले ही ये सिंडिकेट पकड़ा गया हो, लेकिन यही सवाल आप सबसे है, क्या ये अगली बार फिर से होगा और क्या इसका अगला टारगेट आप हो सकते हैं।
इसलिए अपने आप को बचाए रखने के लिए ये चीजें ध्यान में रखें। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। बैंकिंग से जुड़ी कोई भी केवाईसी सिर्फ ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट पर ही करें। मोबाइल में अननोन ऐप इंस्टॉल ना करें और SMS के जरिए आए हुए लिंक्स पर कभी भी क्लिक ना करें। आए दिन टेक्नोलॉजी तेज हो रही है, लेकिन फ्रॉड भी उतने ही स्मार्ट हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि कोई और इस जाल में ना फंसे। और ऐसी ही रियल लाइफ साइबर क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।